वेलकम टू मून मैटर। आज की वीडियो में क्लास 11 के अकाउंटेंसी के बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को समझेंगे। तो पहले समझते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन किसको कहा जाता है। ये एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें पैसे, गुड्स या सर्विसेज का लेन देन होता है। ये लेन देन दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच हो सकता है। इन ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग में तभी रिकॉर्ड किया जाएगा अगर हम इनको पैसों में नाप सकें। ये ट्रांजैक्शन दो तरह की होती हैं। एक तो हो गया कैश ट्रांजैक्शन, इसमें हम हाथों हाथ पैसा देते हैं या लेते हैं, और क्रेडिट वाले में उधारी चलती है, यानी कि पैसा बाद में देंगे। अभी जो हमने पढ़ा ये उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इसको भी पढ़ लेना। अगला टर्म है कैपिटल का। ऐसा पैसा जो बिजनेस में लगाया जाता है, उस पैसे को हम कैपिटल बोलते हैं। वैसे जरूरी नहीं कि कैपिटल में हम पैसा ही लगाएं। इसके अलावा मान लो किसी के घर में कोई मशीन या सामान पड़ा है और वो बिजनेस में काम आ सकता है। अगर वो उसका यूज करता है बिजनेस में तो इसको भी कैपिटल माना जाएगा। अगला टर्म है ड्राइंग्स का। जब कभी भी बिजनेस ओनर कुछ सामान या फिर पैसे अपने पर्सनल यूज के लिए ले जाता है घर पे, तो फिर इस सामान या पैसों को हम ड्राइंग्स बोलेंगे, क्योंकि ये जो पैसे या सामान है ये बिजनेस का है, सो इसको पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझो कि मान लो एक आदमी है जो बिजनेस करता है और उसे अपने फैमिली के लिए कपड़े दिलाने हैं। फिर उसने क्या किया, अपने दुकान के गल्ले में से पैसा निकाला और उनको शॉपिंग करा दी, तो इसको हम ड्राइंग्स बोलेंगे। अब आते हैं लायबिलिटीज पर। लायबिलिटीज वो जिम्मेदारियां होती हैं जो बिजनेस को फ्यूचर में दूसरों को पैसा या सर्विस देकर चुकाना होता है, जैसे कि लोन हो गया, क्रेडिटर हो गया, बिल पेएबल हो गया। क्रेडिटर और बिल पेएबल किसको बोला जाता है ये हम आगे चलकर समझेंगे। अगला टर्म है एसेट्स का। एसेट उन रिसोर्सेज को बोला जाता है जो बिजनेस के पास होता है और फ्यूचर में इनसे फायदा मिलने की उम्मीद होती है। बेसिकली एसेट्स बिजनेस की संपत्तियों को बोला जाता है, जैसे कि कैश हो गया, बिल्डिंग हो गया और मशीन है। गुडविल भी है। गुडविल किसको कहा जाता है ये भी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने लायबिलिटी के बारे में पढ़ा था, पर इसके दो टाइप्स होते हैं, उसको देखते हैं। पहला है नॉन करंट लायबिलिटी। ये एक ऐसी लायबिलिटी है जिसका पेमेंट हमें एक साल के बाद करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लंबी अवधि के लोन। उसी तरह जो करंट लायबिलिटी है उनका पेमेंट हमें एक साल के अंदर अंदर करना होता है। अब जिस तरीके से लायबिलिटी के दो टाइप्स देखे, उसी तरीके से हम एसेट्स के भी देखेंगे। नॉन करंट एसेट उन एसेट्स को कहा जाता है जिसका इस्तेमाल हम एक साल से ज्यादा तक कर सकते हैं, जैसे कि बिल्डिंग है, मशीन है। अगर हम इनको खरीदते हैं तो एक साल से ज्यादा तक तो ये चलते ही हैं। उसी तरीके से जो करंट एसेट है वो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं या एक साल तक ही हम उनका फायदा उठा सकते हैं। आगे है टेंजिबल एसेट। ये उन एसेट्स को कहा जाता है जिनको हम देख या छू सकते हैं, जैसे कि अगर मैं पूछूं फर्नीचर और मशीन को हम देख या छू सकते हैं, तो इसका जवाब होगा हाँ, इसी वजह से ये टेंजिबल एसेट होंगे। उसी तरीके से इंटेंजिबल एसेट भी होते हैं जिनको हम देख या छू नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पे गुडविल। गुडविल को तुम इस तरीके से कह सकते हो, किसी कंपनी या बिजनेस का जो ब्रांड वैल्यू होता है या जो रेप्यूटेशन होता है, जिसकी वजह से फ्यूचर में उनको कस्टमर्स मिलते हैं, और इसकी वजह से जो कस्टमर पहली बार आया था, चांसेस हैं कि वो दूसरी बार भी आएगा। पर ये जो गुडविल है इसको हम छू नहीं सकते, क्योंकि इसका कोई फिजिकल फॉर्म है ही नहीं। ये बस एक नाम और इज्जत है जो बिजनेस ने कमाया है। अगला टर्म है फिक्टिशियस एसेट। ये असल में नकली एसेट हैं जो एसेट है ही नहीं। इनको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में थोड़े टाइम के लिए दिखाते हैं। इन एसेट्स की दो खास बात होती है कि इनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता और इनको बेचा नहीं जा सकता, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। इस खर्चे को करके हमें फायदा जरूर होगा क्योंकि इससे कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं फ्यूचर में, लेकिन जिस तरीके से हम फर्नीचर या मशीन को बेच सकते हैं इसको हम नहीं बेच सकते। अगला टर्म है रेवेन्यू का। रेवेन्यू उस पैसे को बोलते हैं जो गुड्स या सर्विसेज को बेचकर आता है। इन शॉर्ट इसको तुम सेल्स भी बोल सकते हो। अब अगला है इनकम। जब हम रेवेन्यू में से खर्चे को माइनस कर देते हैं तो इस पैसे को हम इनकम बोलते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो कि जो प्रॉफिट की डेफिनेशन है वो भी कुछ कुछ इनकम जैसी है। प्रॉफिट और इनकम में क्या डिफरेंस है ये अभी अगली वाली स्लाइड में बताऊंगा। पहले एक्सपेंस का मतलब देख लेते हैं। ये वो खर्चे हैं जो बिजनेस को देने होते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, जैसे रेंट हो गया और इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब तुम देख सकते हो यहाँ इन चारों टर्म्स को कंपेयर किया गया है, क्योंकि ये सुनने में एक जैसे लगते हैं पर होते नहीं। इसको समझने के लिए ये जो साइड में एग्जाम्पल है इसको देखते हैं। मान लो तुमने 1 लाख का माल बेचा, तो ये जो 1 लाख का माल है यही तुम्हारा रेवेन्यू है। अब गेन वाले पर आते हैं। जब हम किसी एसेट को बेचते हैं और उससे फायदा होता है उसको हम गेन बोलते हैं। ध्यान रखना यहाँ गुड्स या माल नहीं बेचा जा रहा बल्कि एसेट्स को बेचा जा रहा है। अब आते हैं इनकम पर। तो इनकम किसको बोला जाता है?
मान लेते हैं 1 लाख का हमने माल बेचा है और 80,000 के खर्चे हो गए, तो इस 80,000 को हम माइनस करेंगे। करने के बाद जो एसेट बेचकर गेन हुआ है उसको भी प्लस करेंगे, तो इससे जो आंसर आएगा उसको हम इनकम बोलेंगे। इनकम और प्रॉफिट में एक ही फर्क है, इनकम के अंदर हम गेन को इंक्लूड करते हैं जबकि प्रॉफिट के अंदर गेन को इंक्लूड नहीं किया जाता। आई होप इन चारों में जो डिफरेंस है वो क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं लॉस की। जब हमारे खर्चे ज्यादा होते हैं और कमाई कम होती है तो इस वाले केस में लॉस होगा। अगला टर्म है परचेजेस का। बिजनेस के लिए जो माल खरीदा जाता है ताकि उसको दोबारा बेचा जा सके, इसी को परचेजेस बोलते हैं। और इसी तरह जब इस माल को हम बेचते हैं इसको सेल्स बोलते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि डेटर और क्रेडिटर क्या होते हैं। मान लेते हैं कोई कस्टमर तुम्हारे पास आता है और वो कुछ सामान खरीदता है पर वो पैसे नहीं देकर जाता है और कहता है कुछ दिन बाद ले लेना, तो इस पर्सन को हम बोलेंगे डेटर। डेटर एक तरह का करंट एसेट है क्योंकि इससे हमें फ्यूचर में पैसे लेने हैं। उसी तरीके से जब हम किसी से परचेज करते हैं और हम उसको पैसा नहीं देते पर फ्यूचर में उसका पैसा तो देना है, तो इस पर्सन को जिसको हमें फ्यूचर में पैसा देना है इसको हम बोलेंगे क्रेडिटर, क्योंकि कम समय के अंदर हमें इसको फ्यूचर में पैसे चुकाने हैं। इसी वजह से क्रेडिटर को करंट लायबिलिटी के अंदर माना जाएगा। अब देखते हैं स्टॉक को। स्टॉक उस माल को बोला जाता है जो बिजनेस में बेचने के लिए रखा जाता है, यानी ये जो स्टॉक है ये फाइनल कस्टमर के लिए है, इसके बाद नहीं बेचा जाएगा फर्दर। अब ये जो इन्वेंट्री है ये भी स्टॉक की तरह ही है पर इसमें स्टॉक से ज्यादा चीजें हैं। स्टॉक के अलावा इसमें रॉ मटेरियल होगा, वर्क इन प्रोग्रेस है और टूल्स एंड इक्विपमेंट्स भी होंगे। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो किसी दुकान में रेडीमेड शर्ट रखी हुई है बेचने के लिए, तो वो तो स्टॉक होगा, लेकिन उस रेडीमेड शर्ट के साथ साथ उसका कपड़ा और सिलाई होते हुए कपड़े को, जो कि बीच में अभी इनकम्प्लीट है, इनको इंक्लूड करने पर ये इन्वेंट्री बन जाता है। अब अगले टर्म पर आते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट। ये वो पैसा है जो बिजनेस के डेली नॉर्मल एक्टिविटी से आता है। मान लो तुम्हारी स्टेशनरी की दुकान है, तुमने पेन और नोटबुक बेचा, इससे जो पैसा आया इस पैसे को हम रेवेन्यू रिसिप्ट बोलेंगे। इसमें बस हमें ये ध्यान रखना है कि गुड्स को ही बेचना है, एसेट्स को नहीं बेचना। उसी तरीके से जो कैपिटल रिसिप्ट्स होते हैं ये वो पैसा है जो आता तो है लेकिन एसेट्स को बेचकर आता है। इसके अलावा लोन वगैरह लेकर भी आ सकता है, पर हम इस काम को बार बार नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो तुमको बिल्डिंग बेचनी है पर तुम रोज रोज थोड़ी ना बिल्डिंग बेचोगे। अब आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर। ये वो खर्चे हैं जो हमें रेगुलर बेसिस पे करना पड़ता है बिजनेस को चलाने के लिए, और इसका फायदा हम 1 अकाउंटिंग ईयर तक ही ले पाते हैं, जैसे कि रेंट पे करना या सैलरी पे करना वर्कर्स को। पर ये एक बार का नहीं होता, ये हर महीने हमें पे करते रहना होता है। अब आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। ये वो खर्चे होते हैं जो तुम एक बड़े एसेट के पीछे करते हो पर हम इसको बार बार नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो तुमने एक मशीन खरीदी है, अब हर महीने या हर दिन तो मशीन नहीं खरीदेंगे हम। अगला टर्म है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। ये वो खर्चा है जो होता तो इस साल है लेकिन इस खर्चे का फायदा इस साल के अलावा आगे आने वाले सालों में हो सकता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये एडवर्टीजमेंट वाला खर्चा है जो हमें इस साल तो फायदा देगा ही क्योंकि इससे प्रॉफिट होगा, और मान लो आगे आने वाले 3 साल तक होता रहेगा। अब आते हैं प्रीपेड एक्सपेंस पर। ये वो खर्चे हैं जिनका पेमेंट तो हमने कर दिया है पर अभी हमने इसकी सर्विस नहीं ली है, जैसे कि एडवांस में रेंट दे देना। इसी का उल्टा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये वो खर्चा है जिसका पेमेंट हमने अभी तक नहीं दिया पर इसकी सर्विस हम ले चुके हैं। जैसे मान लो हमने एम्प्लॉयज को काम करवाया पर अभी तक उनकी सैलरी नहीं दी। डिस्काउंट तो हम सभी जानते हैं किसको बोलते हैं, पर डिस्काउंट के जो टाइप्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला है ट्रेड डिस्काउंट। ये वाला डिस्काउंट जो सेलर है वो इस खुशी में देता है क्योंकि बायर ने उससे ज्यादा माल खरीदा है। वैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इस वाले डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती, इसके बारे में आगे आने वाले चैप्टरों में पता लगेगा। अगला डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट। ये सेलर इस खुशी में देता है कि जो बायर है वो टाइम पर पेमेंट कर रहा है, और इस वाले डिस्काउंट की एंट्री हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है बैड डेट्स का। याद करो हमने डेटर की डेफिनेशन पढ़ी थी जिसमें जो डेटर है वो गुड्स खरीद कर लेकर गया था और पैसे नहीं दिए थे पर उसने कहा था कि बाद में दे देगा, और मान लो उसने नहीं दिया और अब पूरी उम्मीद है कि उससे ये पैसा तुम निकाल ही नहीं सकते, तो इससे तो पैसा डूब गया। तो इस डूबे हुए पैसे को हम बैड डेट्स बोलते हैं। अगला टर्म है डेप्रिसिएशन का। जब भी हम किसी एसेट्स को यूज करते हैं या टाइम के साथ साथ वो पुराना होने लगता है तो उसकी वैल्यू में गिरावट आती है। कभी कभार टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से भी उसकी वैल्यू में गिरावट आती है, तो एसेट की इसी गिरी हुई वैल्यू को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक मोटर बाइक खरीदी, यही कोई जिसकी कॉस्ट होगी 1 लाख रुपए, लेकिन सेकेंड
हैंड होने के बाद जब उसको बेचने जाओगे वो 1 लाख का तो बिकेगा नहीं। लेट्स से कि वो 60,000 का बिक रहा है, तो ये जो 40,000 की गिरावट आई इसी को हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे। डेप्रिसिएशन जो है ये बिजनेस के लिए लॉस माना जाता है। हालांकि फिजिकली हमें यहाँ पैसा जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, इसी वजह से इसको एक नॉन कैश एक्सपेंस माना जाता है। तो यही थे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अगर तुम्हें लगता है कोई टर्म रह गया है समझाना तो तुम कमेंट्स में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेवल अप योर लर्निंग।